हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम पावर स्टडी पर। कृपया इस चैनल को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए और शेयर कर दीजिए। तो आइए लौटते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट किया था। इंडियन पॉलिटी में हम लोग संवैधानिक विकास की प्रक्रिया को पढ़ चुके थे। इस संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ और उसके लिए क्या क्या हुआ वो सब पढ़ चुके थे। हमने देखा कि संविधान का जब बना था संविधान, तो संविधान का स्रोत क्या क्या था वो हमने पढ़ा। कौन कौन से देश से कौन कौन से प्रावधान लिए गए थे वो हमने पढ़ा। तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं क्या? प्रस्तावना, यानी कि प्रीएम्बल। तो प्रस्तावना जैसे हम लोग जानते हैं, प्रस्तावना से हम उसका बेसिक मतलब पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। आखिर संविधान में प्रस्तावना का मतलब क्यों पड़ा, उसका आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम जानते हैं कि प्रस्तावना का बेसिक मतलब हम क्या समझ सकते हैं। देखिए, जैसे हम कहीं हम कोई क्या करते हैं, एक बुक लेते हैं, ठीक है, या कहीं जाते हैं, तो उस बुक का सबसे पहले जो सबसे फ्रंट पेज में जो रहता है, जिसको प्रीफेस बोला जाता है, जिसमें विषय सूची दिया रहता है, तो उस विषय उस जो सिलेबस यानी कि जो किताब में जो विषय सूची दिया हुआ है, उसको पढ़ करके, उसको देख करके हम लोग यह उम्मीद लगा सकते हैं कि इस बुक का जो कंटेंट क्या क्या है, इसमें कौन कौन से कितने मतलब मटेरियल्स डाले गए हैं, कौन कौन से चीज डाले गए हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि उस बुक का जो पूरा निचोड़ है वो क्या है, तो वो उसको मान सकते हैं किसको, तो जो विषय सूची होती है, यानी कि जो प्रीफेस होती है। तो उसी तरह से प्रस्तावना भी यहाँ क्या है, तो प्रस्तावना भी यहाँ हम बोल सकते हैं कि पूरा संविधान का निचोड़ है। यानी कि संविधान में अंदर में क्या है, अंदर में क्या है उसको जानने के लिए अगर हम प्रस्तावना को समझ लेते हैं, तो इससे हम अगर जिस टाइम हम प्रस्तावना को समझ गए, तो हम क्या कर सकते हैं, उससे संविधान के जो अंदर में क्या क्या बातें उसमें छिपी हो सकती है, क्या क्या प्रावधान किए गए होंगे, वो सब बातें को समझने में हमें बहुत आसानी होती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का निचोड़ है। यानी कि जो भी संविधान निर्माणकर्ताओं ने उसमें संविधान में समाहित किया, जो भी नियम समाहित किए, अलग अलग देशों से जो भी प्रावधान लेकर के समाहित किए, तो उसका जो एक निचोड़ दिया गया है वो क्या है, प्रस्तावना है। तो आइए प्रस्तावना हम समझते हैं। समझ में आ गया होगा प्रस्तावना क्यों है, क्या है, और प्रस्तावना की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो प्रस्तावना की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि देखिए, अगर हम किसी चीज को खरीदते हैं, कोई बुक खरीदते हैं या कोई काम हम करते हैं, तो उस काम को करने से पहले हम क्या सोचते हैं कि काश अगर कुछ ऐसा कोई तरीका मिल जाए जिससे हम जो काम करना चाहते हैं, जो हम पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में हमें शुरू में बेसिक नॉलेज मिल जाए, ताकि हमको आगे पढ़ना क्या है और किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ना है, या हमें काम को किस ओर आगे बढ़ाना है। तो यानी कि जब संविधानकर्ताओं द्वारा जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो उसमें यह महसूस किया गया कि हम एक ऐसी प्रक्रिया का निर्माण करेंगे या ऐसे तत्व का निर्माण करेंगे जिसको पढ़ करके लोगों के अंदर क्या हो, एक जागरूकता पैदा हो, संविधान को और अंदर जानने के लिए जागरूकता पैदा हो। तो वही सब बातों को देखते हुए प्रस्तावना का निर्माण किया गया। अब समझ गए प्रस्तावना की आवश्यकता क्यों पड़ी, प्रस्तावना को हम किस तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए, हम आइए देखते हैं क्या है भारतीय प्रस्तावना में। हम भारत के लोग, यानी कि इसमें क्या बोला गया है कि जो भी, यानी कि ये प्रस्तावना जो है वो किसके लिए है। हम बोल सकते हैं कि जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना का मूल बिंदु कौन क्या है, केंद्र बिंदु क्या है, तो वो है भारत की जनता। कौन? प्रस्तावना का जो केंद्र बिंदु, यानी प्रस्तावना मतलब प्रस्तावना किसका भाग है, तो संविधान का भाग है, संविधान का भाग है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना बोल सकता है कि हम भारत के लोग, कहां के लोग, भारत के लोग। यानी कि प्रस्तावना का केंद्र बिंदु क्या है, संविधान का केंद्र बिंदु क्या है, केंद्र बिंदु हम बोल सकते हैं। तो जो संविधान का केंद्र बिंदु है वो भारत के लोग। आगे क्या बोलता है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या बोलता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहले हम एक आपको कहानी टाइप से पढ़ के हम सुनाते हैं, उसके बाद हम मीनिंग बताएंगे कि उसका मतलब क्या क्या होता है। ठीक, क्या बोलता है प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को हम क्या करते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, प्रस्तावना हम लोग समझ लिए, क्या बोला, एक बेसिक फंडा समझ लिए। अब आइए समझते हैं इसमें जो तत्व दिए गए हैं उसका क्या मतलब है।
तो सबसे पहले तो समझ गया कि हम भारत के लोग हैं, यानी कि भारत के जो संविधान का जो केंद्र बिंदु है, प्रस्तावना का जो केंद्र बिंदु है, वो क्या है? भारत के लोग हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि संविधान का निर्माण होता क्यों है? संविधान का निर्माण ही होता है ताकि लोगों को, वहां के जो उस देश के लोग हैं, उसके संचालन के लिए होता है, उसके जो गरिमामय जीवन जो प्रदान किया जाता है, उसको सही ढंग से सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है यहाँ पर? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है, देखिए पहले क्या था कि जो भारत था वो अंग्रेजों का गुलाम था, कॉलोनियल स्टेट्स का ये क्या था, तो ये एक गुलाम था। लेकिन जब ब्रिटिश यहां से आए, जहां से जाने लगे, तो जब ब्रिटिश यहां से गए तो वो क्या बोले कि हम जा रहे हैं तो आपको एक ऐसी संविधान सभा का निर्माण करना है, एक ऐसा तत्व का निर्माण करना है जिसके तहत आप अपने राष्ट्र का संचालन करेंगे। तो यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब ये होता है कि एक वैसी शक्ति का निर्माण करना है जिसके ऊपर कोई बाहरी हस्तक्षेप ना हो। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, यानी कि अपने आप में क्या है, एक संपूर्ण राष्ट्र है। इसकी संपूर्णता के लिए किसी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब समझ में आ गया। इसका मतलब यह होता है कि वैसा क्षेत्र या वैसा तत्व जिसके ऊपर कोई बाह्य हस्तक्षेप ना हो। तो यानी कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। कहने का मतलब यह हुआ कि भारत के जो संचालन होते हैं, जो नियम संचालन होते हैं, उसके ऊपर किसी का भी कोई बाहरी शक्ति, ना कोई ब्रिटिश, ना कोई पाकिस्तानी, ना कोई अमेरिकी, ना कोई, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। इसका जो भी अपना कार्य करने का तरीका होता है वो अपने नियम के अनुसार से, अपने संवैधानिक गतिविधियों के अनुसार से, अपने संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार से करता है। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समझ में आ गया। समाजवादी का मतलब क्या है? तो समाजवादी का मतलब यह है कि यानी कि देखिए भारत वो क्या है, भारत को हम जानते हैं भारत विविधताओं का देश है, यानी कि यहाँ हर एक प्रकार के समाज है, यहाँ हर एक प्रकार के लोग हैं, हर एक तबके के लोग हैं, हर एक जाति, धर्म, मूल, रंग रूप के अलग अलग तरह के लोग हैं। तो समाजवादी का मतलब यह होता है कि एक वैसा राष्ट्र, एक वैसा समाज, एक वैसा तत्व जिसमें हम सभी लोगों को एक साथ समाहित करके चलते हैं। समाजवादी मतलब इसमें किसी के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि सभी लोग एक समाज में मिलकर चलेंगे। सभी का भारत के जो संविधान के जो अनुसार जो दिया गया है वो क्या बोला है कि हम सब एक हैं। यानी कि समाजवादी का मतलब क्या हुआ कि हम सब एक हैं, यानी कि भारत में जितने भी जाति, धर्म, लिंग, विश्वास, जितने भी प्रकार के लोग हैं, सभी को एक समाज में बनाकर चला गया है, मतलब सभी को एक माना गया। ठीक है, समाजवादी। पंथ निरपेक्ष का मतलब यहां कहने का मतलब होता है, पंथ निरपेक्ष का संबंध होता है धर्म से। ठीक है, एक होता है धर्म निरपेक्ष और एक होता है पंथ निरपेक्ष। तो धर्म निरपेक्ष का मतलब समझते हैं, तो धर्म निरपेक्ष जो होता है वो होता है कि मतलब एक धर्म को फोकस ना करना, मतलब सभी एक स्वतंत्र है धर्म मानने के लिए। लेकिन पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? तो बोल रहा है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। तो यहाँ पंथ निरपेक्ष का मतलब हम मान सकते हैं कि भारत के संवैधानिक प्रावधान के तहत यह प्रावधान किया गया है कि भारत का कोई अपना एक विशिष्ट धर्म नहीं होगा। जैसे क्यों? इसका मतलब कहने का क्या मतलब हुआ? जैसे देखते हैं पाकिस्तान का अपना एक विशिष्ट धर्म है, क्या है? तो वो इस्लाम धर्म है। ठीक है, पाकिस्तान का विशिष्ट धर्म इस्लाम धर्म है। तो उसी प्रकार से भारत में कोई एक विशिष्ट धर्म नहीं है, भारत में कोई अपना एक विशिष्ट धर्म नहीं होगा, क्योंकि भारत जो है, जो भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम चला था वो उसमें बहुत सारे लोगों ने, सभी जाति समुदाय के लोगों ने मिलकर भाग दिया था। अगर एक ही समुदाय के लोग मिलते तो जो स्वतंत्रता संग्राम जो चला वो सही तरह से सार्थक नहीं हो पाता। तो यानी कि पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत का अपना एक विशिष्ट धर्म नहीं है। ये क्या है? तो ये भारत जो है वो सभी धर्मों को मानने वाला देश है, सभी धर्मों को समान नजर से देखता है, सभी को समान आदर के साथ उसको लेकर के चलेगा। पंथ निरपेक्ष। लोकतंत्रात्मक, यानी कि लोकतंत्रात्मक मतलब लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, यानी कि भारत जो है एक लोकतंत्र देश बनेगा, यहाँ पर गणतांत्रिक शासन प्रणाली होगी, यहाँ पर राजतंत्र नहीं होगा, और कॉलोनियल स्टेट्स यानी कि औपनिवेशिक शासन भी वो खत्म हो चुका है। तो लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, मतलब भारत एक ऐसा राष्ट्र होगा जहां पर जनता के द्वारा शासन किया जाता होगा। जनता के द्वारा शासन मतलब हम जानते हैं कि हम जो शासन अभी जो चलता है, जो भी नियम कानून बनते हैं वो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही बनाते हैं, लेकिन उन प्रतिनिधियों को हम क्या करते हैं? हम अपने से चुन करके भेजते हैं। हम संसद में जाकर के डायरेक्ट वहां पर क्या करते हैं? हम नियम नहीं बनाते हैं। तो उन प्रतिनिधियों को, यानी कि जो हम प्रतिनिधि चुने, डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं अपने प्रतिनिधियों को हम, तो यानी कि लोकतंत्रात्मक, जो लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, यानी कि जो भी हम चुने, यानी कि हम उनको भेज रही हैं अपना एक क्या किया, उसको हम अपना चेहरा के रूप में भेजते हैं। जैसे मान लीजिए अपने क्षेत्र से हम किसी को एक नेता को चुन करके भेजते हैं, यानी कि वो नेता जो है उस जगह पर संसद में या विधानमंडल में हमारे जो भी इलाका है, हमारे जो भी क्षेत्र है, उसका एक चेहरा के रूप में जाता है, यानी कि हमारे द्वारा कही जाने वाली बात है कि वो डायरेक्टली वहां जाकर पहुंचाता है। तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर लोकतंत्रात्मक यानी कि जनता का शासन। गणराज्य बनाने के लिए, अब गणराज्य का मतलब
इसका अपना एक संविधान होगा, गणराज्य, यानी कि गण मतलब लोग, लोगों का राज्य। यहाँ पर अपना संविधान होगा, लोगों के लिए संविधान बनेगा गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को, यानी कि उसके जितने भी नागरिक हैं उसको समस्त नागरिकों को क्या आगे क्या बोला है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यानी कि सामाजिक न्याय यानी कि समाज में जो भी न्याय है, जो भी सामाजिक प्रक्रिया के तहत जो भी न्याय है, किसी के साथ समाज में भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ मतलब सभी लोग अपने अपने मानने के लिए स्वतंत्र हैं। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय का मतलब यहाँ क्या है, तो आर्थिक न्याय का मतलब है कि जो अर्थ यानी कि अर्थ मतलब धन, यानी कि धन संपत्ति का जो बंटवारा है वो सभी लोगों में बराबर किया जाएगा। लेकिन अभी क्या चल रहा है, अभी अभी भारत की स्थिति ऐसी है कि देखिए, अगर 100% जनसंख्या है तो उसमें 10% लोगों के पास 90% धन संपत्ति है, जबकि 90% लोगों के पास 10% भी धन संपत्ति नहीं है। ये एक भारत का खामी है। भारत का क्या है कि अभी जो गरीबी और अमीरी के बीच जो खाई है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो हालांकि तो बोला गया है प्रस्तावना में कि आर्थिक न्याय, यानी कि आर्थिक न्याय मतलब अर्थ के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, धन संपत्ति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी स्थान पर जाते हैं, एक जगह मान लीजिए एक इकट्ठा हुए, हम कहीं पर जाके इकट्ठा हुए, तो वहां तो बहुत सारे लोग रहते हैं, एक गरीब भी रहता है, एक अमीर भी रहता है और एक बहुत ज्यादा अमीर रहता है। तो ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए हम सिनेमा हॉल जाते हैं, तो सिनेमा हॉल में क्या होता है कि बहुत सारे लोग वहां पर जाकर सिनेमा देखते हैं। तो क्या होता है कि जिसका जिसका जैसे जैसे है उसका वैसे वहां पर सीटों का बंटवारा किया जाता है। जिसके पास जितनी संपत्ति है वो उतना अधिक पैसा खर्च करके सीटों के अनुसार से वहां पर जाकर देखता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो कम पैसा चार्ज कर रहा है, जो कम टिकट दे रहा है, उसके लिए क्या है कि कुछ कम क्वालिटी का पिक्चर चल रहा है, जो कुछ महंगा टिकट दे रहा है उसके लिए अलग क्वालिटी का पिक्चर चल रहा है। वैसा तो नहीं है, सबके लिए समान ही पिक्चर चलते रहती है। जो पिक्चर का क्वालिटी जो सेट किया गया है वो सबके लिए इक्वल है, सबके लिए समान है। भले हालांकि ये क्या होता है कि जो थोड़ा कम पैसा देता है वो थोड़ा नजदीक जाके बैठता है, और जो थोड़ा ज्यादा पैसा देता है वो दूर जाके बैठता है, जिससे उसका क्लैरिटी और विजन जो होता है, यानी कि जो देखने का नजरिया होता है वो थोड़ा अच्छा होता है। तो हम ये बोल सकते हैं, फिर ये समझ सकते हैं कि अगर हम किसी मंदिर स्थान पे जाते हैं तो वहां पर ये तो भेदभाव नहीं होता कि तुम गरीब हो तो तुम पहले नहीं जाओगे, अमीर है तो वो पहले जाएगा, गरीब के आधार पर उसका नहीं होता है। तो ये अर्थ संपत्ति का कहने का मतलब है कि आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है, तो राजनीतिक न्याय का मतलब है, हम जानते हैं कि भारत एक क्या है, तो भारत एक लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, एक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें लोगों को यानी कि भारत के लोगों के द्वारा ही शासन किया जाता है। तो जब भारत के लोगों के द्वारा शासन किया जाएगा तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वहां पर लोगों को राजनीति से संबंधित छूट मिले, राजनीति से संबंधित न्याय मिले, लोग अपने 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 मनपसंद के प्रतिनिधियों को चुनने का उनका हकदार हो। किसी भी लोग अगर कोई चाहता है तो वो क्या कर सकता है, राजनीति में प्रवेश करके अपने समाज का, अपने वर्ग का वो क्या कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। तो राजनीतिक न्याय मतलब कि हर व्यक्ति, भारत का हर व्यक्ति जो भी भारत के अंदर है, चाहे वह किसी भी कास्ट का हो, किसी भी तबके का हो, कोई भी रंग रूप का हो, अमीर हो या गरीब हो, सब राजनीति में अपना भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। और इन सबका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए, यानी कि न्याय दिलाने के लिए मतलब ताकि इनके साथ किसी भी प्रकार का ये तीनों के आधार पर भेदभाव ना हो। ठीक है, राजनीतिक न्याय। विचार मतलब क्या हुआ, अब हम जानते हैं कि सभी लोग, जो भी भारत में लोग हैं, वो क्या है, तो उनका सभी का अपना अपना अलग अलग व्यक्तित्व है, अलग अलग विचार है, अपनी अपनी अलग अलग सोच, मेंटलिटी जो है, थिंकिंग जो कैपेबिलिटी होता है वो अलग अलग है। तो यानी कि यहाँ बोला गया कि सभी को अपने विचार रखने का स्वतंत्रता दिया गया है। जो भी व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, जो भी वो सोचता है किसी नियम के बारे में, जो भी सोचता है भारत की परिस्थितियों के बारे में, वो स्वतंत्र रूप से खुलकर कहीं भी जाकर बोल सकता है। उसको किसी के दबाव उस पर नहीं होगा कि वह क्या बोलना चाहता है, यानी कि हम किसी को उसके विचारों को प्रकट करने से रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। विचार। अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेस करना, हम कैसे उस तरीके से बोलते हैं, यानी कि जो भी हमारा नियम है, जो भी हमारा बोलने का स्टाइल है, जो भी ढंग है, उस ढंग से हम, उस स्टाइल से हम किसी भी चीज को एक्सप्रेस करते हैं, किसी भी बातों को बोलते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हमारे ऊपर दबाव डाल के हमें गलत तरीके से बुलवाया जाएगा। तो यानी कि अभिव्यक्ति मतलब वही हुआ एक्सप्रेस करना, यानी कि चीजों को हम कैसे किसी लोग के सामने रखते हैं, कैसे प्रकट करते हैं। तो ठीक है, एक्सप्रेस मतलब समझ गए। अभिव्यक्ति। विश्वास का मतलब यह होता है कि हमें किस चीज पर विश्वास करना है, किस चीज पर हमको फेथफुल रहना है, किस चीज के बारे में हमको अच्छे से समझना है कि ये हमारे लिए सही है, ये हमारे लिए गलत है। तो उसका भी स्वतंत्रता हमको प्रदान किया गया। विश्वास यानी कि इस पर हमको कोई भी दबाव नहीं डालेगा, हमको इसके लिए किसी और की सहमति की आवश्यकता नहीं है कि हाँ हम इस पर विश्वास करें या ना करें। जैसे बोला जाता है ना कि सुनो सबकी करो अपनी, यानी कि अपने आप में विश्वास रखिए तो वो सब कुछ सही होगा। भले हाँ सुनना है, आपको परामर्श लेना है तो वो लेते रहिए, लेकिन जो परामर्श देते आपके, वो भी आप पे विश्वास को जबरदस्ती बांध नहीं सकते हैं। ठीक है, विश्वास। धर्म। अब धर्म क्या है, तो हम जानते हैं कि भारत जो है वो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत।
भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि यहाँ धर्म के आधार पर कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, धर्म के आधार पर मानने की स्वतंत्रता होगी। जैसे हम क्या है, हम अगर हिंदू है तो हम चाहे तो मुस्लिम धर्म भी मान सकते हैं, ईसाई धर्म भी मान सकते हैं। अगर ईसाई धर्म का व्यक्ति चाहे तो वो हिंदू धर्म में आ सकता है, यानी कि किसी भी प्रकार का धर्म को हम मान सकते हैं, कोई भी प्रकार के धर्म के हम जो भी रीति रिवाज है उसको अपना सकते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम हिंदू धर्म में रहते हुए हो सकता है कि ईसाई धर्म के नियमों को माने, उनका पालन करें, मुस्लिम धर्म के नियमों को माने, पालन करें, हम मस्जिद में जा सकते हैं, मुस्लिम लोग मंदिर में आ सकते हैं। ये सब की स्वतंत्रता है, कोई धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये है धर्म। और उपासना की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता का कहने का मतलब यह है, धर्म का मतलब समझ गया कि भारत का अपना कोई विशिष्ट धर्म नहीं है। अब उपासना की स्वतंत्रता कहने का मतलब है कि उपासना मतलब क्या है कि हम पूजा पाठ कैसे करते हैं, हम किसी के लिए पूजा पाठ कैसे करते हैं, कोई भी है जो हमारे जो अपने जो धर्म संस्कृति मानने का जो अधिकार है, जो तौर तरीका है, उसका स्वतंत्रता हमको प्रदान किया गया है, न कि हम किसी दूसरे धर्म से प्रभावित होकर अपने धर्म का जो नियम है उसको चेंज करेंगे। यानी हिंदू धर्म का अगर हम मानते हैं, हिंदू धर्म का उपासना करते हैं, तो हिंदी देवी देवताओं को, यानी कि हिंदू के शास्त्र के अनुसार जो भी लिखा गया है उस नियम के अनुसार हम अपने धर्म का उपासना कर सकते हैं, अपना धर्म का उपवास कर सकते हैं, अपना मान सकते हैं। मुस्लिम लोग अपने अनुसार वो मान सकता है, मतलब कोई भी एक जो कम्युनिटी है, यानी कि जो हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, ईसाई कम्युनिटी जो है, वो आपस में ये मतभेद नहीं होता है कि तुम मेरे नियम के अनुसार से अपने धर्म का पालन करो और तुम मेरे अनुसार से अपने धर्म का पालन करो। यहां पे समझ में आ गया उपासना की स्वतंत्रता का मतलब क्या है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और प्रतिष्ठा मतलब क्या है, प्रतिष्ठा का यहाँ कहने का मतलब है कि अपना एक इज्जत, अपना एक मान सम्मान ये प्राप्त करने के लिए, जैसे हम जानते हैं कि हम सामाजिक प्राणी हैं, ठीक है। जब सामाजिक प्राणी है तो हमें क्या है, तो समाज में रहने का हक है। हम समाज के बिना अपने आप की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो जब हम समाज में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब हम समाज में रहेंगे तो और हमें संविधान के प्रस्तावना द्वारा, हमें संविधान द्वारा बहुत सारे हमें अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो हमें अपनी गरिमा है, जो हमें अपनी प्रतिष्ठा है, उसको तो बनाए रखने का अधिकार तो है। हम किसी को यह अधिकार नहीं दे सकते हैं कि वो हमारी प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंचाए, ठीक है। प्रतिष्ठा मतलब अपना मान सम्मान, अपना इज्जत, एक जगह के लिए हमारा जो सम्मान है वो अलग होना चाहिए, ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और अवसर की समता का यहां कहने का मतलब यह है, अवसर की समता से मतलब यह है कि देखिए भारत, झारखंड, मतलब पूरा भारत में बहुत सारे, जैसे क्या होता है कि वैसे बहुत सारी प्रक्रियाओं का निर्माण किया जाता है, जिसमें से बहुत सारे लोग जाकर क्या वहां पर अपना योगदान देते हैं। यानी कि जैसे हम बोल सकते हैं, एक जैसे हम चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी स्टेट में कोई वैकेंसी निकला, ठीक है, वैकेंसी निकला, तो वहां वैकेंसी में तो ये तो कभी नहीं किया गया है कि यहाँ पे सिर्फ हिंदू ही भरेगा, सिर्फ मुस्लिम ही भरेगा, सिर्फ अपर कास्ट का ही लोग भरेगा, सिर्फ लोअर कास्ट का ही लोग भरेगा, यानी कि वैसा बात नहीं है। अवसर की समता मतलब जो भी वैकेंसी है, जो भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंतर्गत जो भी नियोजन की प्रणाली है, जो भी अवसर आती है, उसमें सभी लोगों की समता होगी। यानी लोग धर्म, रंग, मूल, जाति इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। इसका कहने का मतलब यह है, अवसर की समता, सभी लोगों के लिए जो भी अवसर है, वो जो भी वहां पर स्थान आरक्षित किया गया है, वो सभी लोगों के लिए समान होगा, ठीक है। अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, और व्यक्ति की गरिमा मतलब एक व्यक्ति का जो गरिमा होता है, एक व्यक्ति का जो मान सम्मान होता है, उसको बनाने रखने के लिए, उसको व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए। अब राष्ट्र की एकता और अखंडता का मतलब क्या है, देखिए इस सेंटेंस का मतलब क्या है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने का ये मतलब है कि देखिए भारत में सभी लोग क्या है, अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं, सभी का अपना थॉट प्रोसेस है, अपना मेंटेलिटी है, अपना प्रोसेस है कि वो अपना कल्चर को कैसे पालन करते हैं। तो वो जब होता है तो उसी में ये देखा जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं, यहां हम क्या देखते हैं कि जो भी यहाँ व्यक्ति है उसका अपना पास अलग अलग थॉट प्रोसेस है, अपना अभिव्यक्ति करने का जो विचार है वो अलग है। तो उसी वहां बोला गया कि व्यक्ति की गरिमा, हम किसी भी व्यक्ति को उसकी गरिमा के उसका गरिमा के नीचे ला करके उससे हम कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं। यानी कि उसका जो अपना मान प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, उसके नीचे ला करके हम उसको दबाव नहीं डाल सकते हैं। तो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। अब राष्ट्र की एकता और अखंडता का मतलब ये है, राष्ट्र की एकता मतलब, राष्ट्र की एकता से कहने का मतलब क्या है कि जनता की एकता। राष्ट्र की एकता कहने का मतलब है जनता की एकता। राष्ट्र किससे बनता है, कोई भी राष्ट्र बनता कैसे है, कोई भी राष्ट्र बनता है वहां के रहने वाले लोगों से बनता है। तो अगर वहां के लोगों में एकता रहेगी, वहां के धर्म, रंग, मूल, वंश, जाति के आधार पर अगर एकता रहेगी, तभी तो वो राष्ट्र मजबूत बनेगा ना। तो यहाँ बोलने का मतलब ये है कि राष्ट्र की एकता, यानी कि सभी लोगों को एक समान मान के चलना है, अब किसी के साथ भी भेदभाव नहीं रहेगा। अगर हम वैसे भी देखते हैं कि जब राष्ट्र पर संकट आती है,
जैसे अभी क्या है, अभी ऐसा है कि अभी हिंदू मुस्लिम में बहुत ज्यादा टकराव चल रही है, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन जब भी राष्ट्र पर संकट आता है तो क्या होता है, सभी हिंदू मुस्लिम आपस में भूल जाते हैं कि हम लोगों के सामने क्या वैचारिक मतभेद है। सभी लोग मिलकर राष्ट्र को बचाने का प्रयास करते हैं। यानी सभी लोगों के लिए सबसे प्रथम जो सर्वप्रथम जो ये बनता है, दायित्व बनता है, वो क्या है, तो राष्ट्र की एकता का बचाए रखना। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता, अखंडता मतलब जो भी उसका, जो भारत, जो जितना बड़ा भारत है, जो भी उसका क्षेत्र है, यानी ठीक है, वो जितना भी जो बोला गया ना, अखंड भारत का सपना, यानी कि जो भी भारत है उसको अलग अलग तोड़, जो भी हिस्सों में ना तोड़ करके एक अखंड सबके सुनिश्चित करने के लिए, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, यानी कि हम वैसी बंधुता बढ़ाने का प्रयास करेंगे, वैसा भाईचारा बढ़ाने का प्रयास करेंगे जिससे व्यक्ति की गरिमा बचे, राष्ट्र की एकता का विकास हो और अखंडता सुनिश्चित हो। ठीक है, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, क्या है मतलब, अब आज हम कसम लेते हैं, दृढ़ संकल्प लेते हैं, जैसे करते हैं ना, हम क्या करते हैं, हम किसी चीज को ठानते तो हम बोलते हैं, हम कसम खाते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम ये काम को करके रहेंगे। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि ये भी जो भी चीज है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, यानी कि हम कसम खाते हैं, इससे आगे पीछे हम नहीं हटेंगे, दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में, यानी कि जो भी संविधान सभा का निर्माण किया गया था, जो भी संविधान सभा में प्रस्तावना का निर्माण हो रहा था, उस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, यानी कि संविधान का निर्माण कंप्लीट कब हो गया था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या हुआ था, कंप्लीट हुआ था, कंप्लीट हुआ था। और लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1949 ईस्वी को लागू किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को, इस संविधान यानी कि जो संविधान जो हमारे द्वारा बनाया गया है, उसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अब इन तीनों का मतलब यह होता है कि जो भी संविधान जो बनाया जा रहा है उसको क्या करते हैं, हम आत्मसात करते हैं, अपने अपने अंदर उसको समाहित करते हैं, उसमें हम अधिग्रहण करते हैं, यानी कि उसको मानने के लिए हम क्या होते हैं, बाध्य होते हैं। ये कहने का मतलब होता है अंगीकृत, मतलब अंग से उसको लगाते हैं, अंगीकृत मतलब उसको अंग से लगाना, जैसे किसी को हम जैसे गले लगाते हैं, यानी कि उसको अंग से लगा दिया, मतलब क्या होता है कि उस चीज को हम अपने अंदर समाहित कर लिए, जो भी बातें बताई जा रही है उसको अपने अंदर समाहित करने का प्रयास कर रहे हैं, उस अपने अंग अंग, अपने रोम रोम में उसको उतारने का प्रयास कर रहे हैं। अधिनियमित, और हम क्या करते हैं, अधिनियम यानी कि जो भी नियम के अनुसार है उसको हम अपने उस नियम के अनुसार भी चलने का प्रयास करते हैं, और आत्मर्पित करते हैं, यानी कि अपने आप में उसको हम आचरण करते हैं, उस आचरण करने के लिए दृढ़ संकल्प होते हैं, उसको आत्मसात करने के लिए हम आज संकल्प लेते हैं। तो ये प्रस्तावना का मतलब तो समझ गया, हर चीज का हम मतलब बता दिए क्या है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए इससे इतना जब हम समझे तो इससे पता चलता है कि भारत का संविधान जो बनाया गया है, जो पुस्तक लिखी गई है, उसके अंदर कौन कौन सी बातों का समावेश किया गया होगा। यहां से हम लोग को बेसिक समझ में आ गया है। तो आगे चल के हम देखते हैं कि प्रस्तावना को ही क्या बोला जाता है। तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी बोला जाता है। संविधान की कुंजी मतलब प्रस्तावना को क्या बोला जाता है, ये तो समझ में आ गया इतना। तो हम इसको साफ कर देते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं कि इसमें क्या क्या और बोला गया है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, प्रस्तावना को क्या है, संविधान की कुंजी बोला गया है। यानी कि यह जो है प्रस्तावना जो है, इसको अगर हम पढ़ लेते हैं, अगर हम समझ लेते हैं, तो हमें संविधान समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। यानी कि जो भी संविधान का जो भी मूल नीचे जो भी यहाँ पर जो भी मूल तत्व है वो कहाँ पे समाहित है, प्रस्तावना में समाहित है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी बोला गया है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस पर बहुत जोर दिया था ये, ठीक है। फिर संविधान की आत्मा भी बोला जाता है, इसको कहीं कहीं बोला गया है। अब क्या है, अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या सिद्ध, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है संविधान में। अगर पूछेगा, प्रस्तावना में क्वेश्चन पूछता है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, तो यहां से हम देखते हैं क्या कि प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है। कितने, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है। कौन कौन, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और आगे क्या है, तो अब आगे पूछता है कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि जो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 3 प्रकार का न्याय प्रदान किया गया है।
प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, और समता समानता कितनी प्रदान की गई है, तो यहाँ पर 2 प्रकार की समानता प्रदान की गई है। क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि 2 प्रकार की समानता प्रदान की गई है। तो हम यहां से क्या मतलब निकालते हैं? अगर एग्जाम में पूछता है कि प्रस्तावना में कौन कौन से न्याय प्रदान किया गया है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और कितने प्रकार की समता यानी कि समानता का प्रावधान किया गया है, तो वो है 2 प्रकार की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो आगे हम क्या देखते हैं? जब जब संविधान, ये तो समझ में आ गया, चलिए इसको हम साफ करते हैं। आगे फिर इसमें जो भी बातें हैं उसको हम आगे बताते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं? देखिए, जब संविधान का जो प्रस्तावना बना था, ठीक है, जब संविधान का प्रस्तावना बना था, तो उसमें जो है तो वो क्या था, तो हमने क्या देखा? हमने अभी प्रस्तावना को समझा। जब प्रस्तावना को समझे तो हम, जब प्रस्तावना का निर्माण हुआ, यानी कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी की जो प्रस्तावना का निर्माण हुआ था, तो उसमें क्या क्या, तो जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था, निर्माण किया गया था, तो उसमें क्या किया गया था? उसमें बहुत सारे शब्दों का समावेश नहीं किया गया था। जैसे में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द का समावेश नहीं किया गया था। लेकिन आगे चल करके जब 42वां संविधान संशोधन 1976 यानी कि 1976 में प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा किस किस चीज को वहां पे समावेश में, प्रस्तावना में समावेश किया गया था, तो उसमें है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द का उसमें जोड़ा गया था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं, इसमें जब जैसे प्रस्तावना बना, तो जब प्रस्तावना बना तो शुरू में क्या थी कि जो संविधान निर्माणकर्ताओं के बीच में प्रस्तावना को लेकर मतभेद था। किन्हीं का मानना था कि जो प्रस्तावना वह संविधान का भाग है, और किन्हीं का मानना था कि यह संविधान का भाग नहीं है। तो उसी क्रम में बहुत सारे विवाद आए, बहुत सारे केस आए। तो उसमें से हम पढ़ते हैं क्या है, तो एक केस था यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल, जो कि 1957 में आया था। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल नाम का एक केस था, तो उसमें आया था 1957 में। इसमें यह बोला गया था कि प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता है। यानी कि प्रस्तावना जो है वो संसद में, यानी कि इसमें यह बोला गया कि जो प्रस्तावना वो है संविधान का भाग नहीं है। तो यह संविधान का भाग नहीं है, तो जाहिर सी बात है, जब संविधान का भाग नहीं होगा तो यानी कि संसद उसका संशोधन नहीं कर सकेगी। संसद उसका संशोधन नहीं कर सकेगी। यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 बाद में बोला गया था कि प्रस्तावना जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। यानी कि प्रस्तावना पर जो न्यायालय में बहस नहीं हो सकता है। तो अगर ये मतलब कि ये संविधान का भाग नहीं है, तो क्या है, संसद भी इसका संशोधन नहीं कर सकती है। और क्या बोला था, संविधान का भाग नहीं है। संविधान का भाग नहीं है। फिर आगे चल करके फिर बेरूबाड़ी यूनियनवाद 1960 में आया था, जहां क्या बोला गया, उसमें यह बोला गया था, जैसे आगे चलकर जब दिक्कतें होने लगी, जब धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा, तो फिर एक वाद आया 1960 में। वह बोला गया था कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो, यानी कि जहां पर भी संविधान की भाषा, चूंकि हम जानते हैं कि प्रस्तावना क्या है, तो संविधान को समझने का एक छोटा सा तरीका है, ठीक है। तो उसमें अगर हम प्रस्तावना को समझ लेते हैं, तो वो संविधान को भी समझने में हम क्या होते हैं, तो सक्षम हो पाते हैं। तो यही बोला गया कि जहां भी संविधान की भाषा संदिग्ध हो, यानी कि जहां भी संविधान की भाषा अस्पष्ट हो, जहां हमको दिक्कत हो, वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करेगी। यानी कि वहां प्रस्तावना का हम क्या कर सकते हैं, सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। उसको समझने में, संविधान की बातों को समझने में हम प्रस्तावना का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। और फिर यहाँ भी ये जो था बेरूबाड़ी यूनियनवाद बना 1960 में जो हुआ था, इसमें भी क्या हुआ था, तो बेरूबाड़ीवाद में भी, इसमें भी प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं,
बेरूबाड़ीवाद जो था 1960 में आया था, उसमें भी प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था। जब संविधान का अंग नहीं माना जाएगा तो इस पर किसी भी प्रकार का संसद में वाद विवाद नहीं होगा, किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। लेकिन आगे चलकर जब धीरे धीरे मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जब धीरे धीरे और भी जब नया नया परिवेश यहाँ पर उसमें जुटते गए और भी चीजें समाहित होते गई, तो फिर क्या हुआ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में एक और केस आया जो कि केशवानंद बनाम भारती बनाम केरल राज्य था। उसमें फिर आगे जाकर के धीरे धीरे संविधान को प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। यानी कि क्या बोला गया, 1973 में जब आगे जाकर के जब लंबे समय तक धीरे धीरे मुश्किल आते रही, जब धीरे धीरे जरूरत पड़ने लगा, तो फिर 1973 में जाकर प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। यानी कि अब जब संविधान का अंग बन गया तो अब क्या था यहां पर कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय है और संसद इसका संशोधन कर सकती है। जब संविधान का अंग माने तो क्या था, न्यायालय में परिवर्तनीय, यानी कि न्यायालय में इसका बहस हो सकता है, इस पर सही गलत क्या है उस पर बहस हो सकता है, और संसद भी क्या है तो इस पर संशोधन कर सकती है। यानी कि इसमें क्या चीजें हटाया जाना है, क्या इसमें समाहित किया जाना है, तो अब संशोधन कर सकती है। जब ये इसको अधिकार मिल गया, संसद को संशोधन करने का अधिकार मिल गया, तब जाकर फिर 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत क्या किया गया, 1976 में प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया था। और इससे पहले जब संसद को नहीं मिला था, जब प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था, तो क्या किया गया था, संसद को अधिकार नहीं था कि वो प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। लेकिन जैसे ही इसको संविधान में इसका अधिकार मिला संशोधन का, उसने सीधा 1942वां संविधान संशोधन आया 1976 में। उसी के तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, अब हम यहां पर देखते हैं तो प्रस्तावना के अनुसार, संविधान के अनुसार हम जानते हैं तो भारत को क्या बोला गया, राज्यों का संघ बोला गया। क्या बोला गया है, भारत राज्यों का संघ है। यानी कि भारत जो है वह यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी कि भारत को राज्यों का संघ बोला गया है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो भी राज्य भारत में समाहित किए गए हैं, जो भी शामिल किए गए हैं, वो भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। इसको अलग होने की शक्ति अपने आप में नहीं है। इसके तरह संसद का ही इसका प्रावधान है कि इसको अगर अलग करना है, तोड़ के अलग राज्य का निर्माण करना है, क्या करना है, उसका जो भी काम है वो संसद ही कर सकती है। समझ में आ गया, ठीक है। और प्रस्तावना में बोला गया है कि ये प्रस्तावना का जो मूल तत्व है, संविधान का जो मूल तत्व है, यानी कि केंद्र बिंदु जो है, तो उसको भारतीय जनता को माना गया है। तो आज हमने क्या पढ़ा, तो आज हमने पढ़ा प्रस्तावना, उसकी क्या क्या प्रावधान किए गए थे, उसकी महत्वपूर्ण बातों को समझें। तो उम्मीद करता हूं आज जो हम लोग क्लास बताया वो अच्छी लगी होगी आपको। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।